हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आइए हम इस वीडियो भाग 1 में अशोक का हृदय परिवर्तन नामक उपन्यास का अंश पढ़ेंगे, समझेंगे एवं शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। स्टूडेंट्स, ये उपन्यास का अंश अशोक का हृदय परिवर्तन श्री यशपाल जी द्वारा लिखित है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम यशपाल जी के जीवन परिचय को समझेंगे। ठीक है, ये हिंदी कवि यशपाल जी का जीवन परिचय। यहाँ आप लोगों के सम्मुख यशपाल जी का चित्र है। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 में फिरोजपुर यानी पंजाब में हुआ था एवं इनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। कॉलेज में अध्ययनरत रहते हुए इन्होंने क्रांतिकारी भगत सिंह और सुखदेव जी से संपर्क किया। उनके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे। कई बार जेल गए। जेल से बाहर आकर इन्होंने विप्लव नामक मासिक पत्र निकाला जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। यशपाल जी की लिखने की प्रवृत्ति विद्यार्थी काल से ही थी। वे क्रांतिकारी जीवन ने उन्हें अनुभव संबद्ध किया और अनेक संघर्षों से जूझने का बल दिया। इनके लेखन का आरंभ कहानीकार के रूप में हुआ। ये मुख्य रूप से कहानीकार हैं। इन्होंने लगभग 1 दर्जन कहानी संग्रह लिखे। मुख्य रूप से मध्यम वर्गीय जीवन के कलाकार हैं और इस वर्ग से संबद्ध उनकी कहानियाँ बहुत ही मार्मिक बन पड़ी हैं। मध्यम वर्ग की असंगतियों, कमजोरियों, विरोधाभासों, रूढ़ियों आदि पर इतना प्रबल आघात करने वाले ये बिरले ही हैं। मतलब बहुत कम साहित्यकार हैं, उनमें से एक हैं। इन्होंने संस्मरण, निबंध, रेखाचित्र भी लिखे हैं। यशपाल द्वारा रचित झूठा सच उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुआ है। इसके अतिरिक्त दादा कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, देशद्रोही आपके बहुचर्चित उपन्यास हैं। यशपाल जी ने जो ये अमिता नामक उपन्यास का अंश अशोक का हृदय परिवर्तन हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है, इससे हमें विनम्रता, सरलता और अहिंसक रहने की शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो इस अंश को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। अशोक जैसा दुष्ट सम्राट जो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था और चक्रवर्ती सम्राट कहलाया, तो वह पहले काफ़ी हिंसक वृत्ति का था। तो किस तरह वह अमिता के अबोध प्रश्नों को सुनकर, उसकी सरलता, विनम्रता को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह एक सरल, विनम्र और एक धार्मिक सम्राट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यह हम इस अंश में पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, ये आपके सामने अशोक का हिंसक रूप। अशोक का हृदय परिवर्तन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया ये उपन्यास का अंश अशोक का हृदय परिवर्तन। इसमें कलिंग विजय के उन्माद से ग्रस्त सम्राट अशोक की हिंसक वृत्ति को दर्शाया गया है। बालिका द्वारा किए गए अबोध तथा मर्मस्पर्शी प्रश्न अशोक को उद्वेलित कर देते हैं। मतलब उसके हृदय में हलचल मचा देते हैं, उसके पाषाण हृदय को बदल कर रख देते हैं, मोम की तरह कोमल बना देते हैं, जिससे वो अंततः यानी एट लास्ट में वह अहिंसक होने का संकल्प ले लेता है। कलिंग की रानी अमिता की सरलता सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कर देती है।
तो हम भी देखते हैं कि अमिता ने कैसे अशोक को बदला। स्टूडेंट्स, इस अंश को मैं पढ़ते जाऊंगी और जहाँ कठिनता समझ में आएगी आपको समझाते जाऊंगी। तो आप लोग अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और अशोक के हृदय परिवर्तन अध्याय में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। मगध के सैनिकों ने कलिंग के राजमहल के अंतःपुर के आंगन में प्रवेश कर लिया था। सैनिकों के सबसे पहले दल के साथ सेनापति गोपाल था। अशोक ने उसे कलिंग के राजप्रासाद पर अधिकार करने के लिए भेजा था। गोपाल ने प्रासाद की छत से आती पुकार सुनी, महारानी जंजीर लेकर अशोक को बांधने जा रही है। क्या हुआ कि मगध ने, अशोक का जो राज्य था मगध, उसने 4 साल पहले ही कलिंग को जीत लिया था, परंतु कलिंग के राजमहल और कलिंग के सैनिक और कलिंग की महारानी आत्मसमर्पण करने को तैयार ही नहीं थी। तो इन्होंने निश्चय किया कि हम आज इस पर अधिकार करके ही रहेंगे। तो अशोक स्वयं सेना के साथ कलिंग के राजमहल के द्वार तक गए। तो जो सबसे पहला दल था, उसका सेनापति गोपाल ने सुना कि महारानी जंजीर लेकर अशोक को बांधने जा रही है। गोपाल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु उसके कानों ने फिर प्रासाद की छत पर से कलिंग के सैनिकों को पुकारते सुना, महारानी जंजीर लेकर अशोक को बांधने जा रही है। उसने दोबारा सुना तो उसके कान खड़े हो गए, वह सतर्क हो गया। वह अपने सैनिकों को द्वार पर छोड़ उल्टे पांव लौट पड़ा। राजप्रासाद के द्वार पर लौटकर गोपाल ने देखा, अनेक सशस्त्र सामंतों से घिरा सम्राट अशोक का विशाल गज नगर के सिंहद्वार से राजप्रासाद के द्वार तक आ पहुंचा था। राजप्रासाद यानी महल के द्वार पर आ पहुंचा था। सम्राट के प्रासाद में प्रवेश के लिए राजप्रासाद के हाथी को प्रासाद के मुख्य द्वार पर बैठाया जा रहा था। सम्राट को प्रवेश के लिए सम्राट के हाथी को द्वार पर बैठाया जा रहा था, सम्राट को उतरने के लिए। सेनापति गोपाल ने सम्राट के हाथी के सामने आदर से सिर झुकाकर सम्राट को प्रतीक्षा का संकेत करने के लिए दोनों हाथ उठा दिए और आतंकित स्वर में कहा, सम्राट अभय दान दें, अभय दान दें। सम्राट रक्षा के लिए अभय दान दें, यानी अभय दान दें का तात्पर्य कि सतर्क हो जाएं। अभय दान यानी जो भय को दूर करें, अभय दान दें। प्रासाद में भय है, क्यों? क्योंकि महल के अंदर खतरा है। सम्राट प्रतीक्षा करें, मतलब आप रुक जाइए, आप महल में प्रवेश ना करें। सम्राट अशोक के माथे पर बल पड़ा। वो चिंतित हो गए और क्षुब्ध स्वर में प्रश्न किया, क्रोधित होकर बोले, अजय सम्राट अशोक के लिए भय है? भयभीत सेनापति ने नतशिर हो संकोच से उत्तर दिया, सम्राट कलिंग की उन्मत्त रानी सम्राट को बांधने के लिए जंजीर लेकर आ रही है। अशोक ने विद्रूप और तिरस्कार के स्वर में प्रश्न किया, क्या अभी कलिंग की रानी का अहंकार शेष है? कलिंग की रानी अभी भी घमंड में से चूर है, अभी भी उनका अहंकार बचा हुआ है। अजय अशोक ऐसी दुस्साहसी रानी का दर्प, रानी का घमंड पांव तले रौंदकर चूर्ण कर देगा, मतलब उनके घमंड को चूर कर देगा। ठीक है। तो अमिता सैनिकों, कंचुकी अथवा हिता की गोद में जाना अस्वीकार कर बभरू की जंजीर हाथ में लिए अपने पांव सीढ़ियां उतरकर नीचे आंगन में पहुंची। सीढ़ी के सामने अलिंद में सोमनाथ और राजमाता प्रतीक्षा में आतुर खड़े थे। सेनापति ने अमिता को गोद में उठाकर गुफा मार्ग की ओर ले जाने का प्रयत्न किया। अमिता निषेध में हट से सिर हिलाती हुई भागकर
चिल्ला उठी, नहीं नहीं, हम दुष्ट अशोक को जंजीर में बांधेंगे। वह बभरू की भांति दुष्ट है, हम उसे बांधेंगे। स्टूडेंट्स, दरअसल अमिता एक छोटी कन्या है, बालिका है, लगभग 5-6 वर्ष की। तो उसे सैनिक, दासी, उसकी धाई माँ गोद में लेने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह गोद में नहीं गई और स्वयं पाँव से पैदल स्वयं सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई और नीचे बरामदे में आकर सब लोग उसे सेनापति गोद में उठाने लगे, गुफा मार की ओर ले जाने लगे। पर उसने जिद कर ली कि नहीं, मैं किसी की गोद में नहीं जाऊंगी, मैं तो अशोक को बभरू की जंजीर से बांधूंगी, क्योंकि अशोक, बभरू यानी कुत्ता, अशोक जो है कुत्ते की तरह दुष्ट है और सबसे छीनता है, सबको मारता है। तो मैं उसे इसकी जंजीर से बांधूंगी और उसे बांध कर रखूंगी। ठीक है, समझ में आया? आगे में ध्यान दीजिए। प्रासाद के द्वार पर मगध के नरसिंह और भेरी के बजने का स्वर और उसके साथ ही मगध के सैनिकों का जय घोष सुनाई दिया। देवानाम प्रिय मगध सम्राट की जय। देवानाम प्रिय मगध सम्राट की जय। तो क्या हुआ? महल के द्वार पर सम्राट आ चुके थे और उनकी जय जयकार हो रही थी। जब उनके जय जयकार के स्वर सुना तो महारानी बालिका के अतिरिक्त जितने कलिंग के सैनिक थे वे सब डर गए। लोगों के हृदय स्तब्ध रह गए। कलिंग और मगध के बचे शेष युद्धरत सैनिकों के शस्त्र उठाए हाथ रुक गए। सब के सब रुक गए, सहम गए। अमिता हाथ में कुत्ते की जंजीर लिए अंतःपुर से बाहर आंगन के द्वार की ओर दौड़ी जा रही थी। उसके पीछे लोहे की जंजीर से मुक्त परंतु स्नेह की जंजीर में बंधा बभरू भी बालिका स्वामिनी की रक्षा के लिए तत्पर, शत्रु को सूंघता, सहस्त्रों खड्गों की भी चिंता न कर चला जा रहा था। तो अमिता जिद करके और कुत्ते की जंजीर को लिए अंतःपुर से बाहर यानी राजमहल से बाहर आंगन के द्वार की ओर दौड़ी जा रही थी और उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता लोहे की जंजीर से मुक्त परंतु स्नेह की जंजीर में बंधा था, क्योंकि वो अमिता का वफादार कुत्ता था, पाला हुआ था। तो स्नेह की जंजीर में बंधा हुआ उसके पीछे पीछे उसकी रक्षा के लिए दौड़ा जा रहा था, शत्रुओं को सूंघता जा रहा था और सहस्त्रों खड्गों की से भी नहीं डर रहा था। आतंक की खड्ग यानी तलवार। आतंक की स्तब्धता और पत्थर के आंगन पर बहुत से पैरों की आहटों में बालिका के कोमल कंठ की ऊंची पुकार सुनाई दी। सुनो, तुम कौन हो? अमिता के प्रश्न की पुकार को सर्वनाश का आह्वान समझकर कलिंग के प्रसाद के लोगों ने भय से सांसें रोक ली। कलिंग के जो महल के जितने भी लोग थे सब डर के मारे डर गए। अशोक पुकार सुनकर विस्मय से मौन खड़ा हो गया। उसने अपनी कमर से नीचे छोटी बालिका की ओर तीव्र दृष्टि से देखा, बालिका को तेज नज़रों से देखा। अमिता विजयी सम्राट की तीव्र दृष्टि से भयभीत न हुई। उसने प्रश्न किया, तुम कौन हो? तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे वस्त्र बहुत सुंदर हैं, तुम्हारा खड्ग बहुत सुंदर है, तुम हमारे साथ आओ, हम चंड अशोक को बांधने जा रहे हैं। अमिता ने अपने हाथ में थमी कुत्ते की जंजीर अशोक को दिखाई। अमिता की बात सुनकर उसके पीछे आते लोगों के नेत्र भय से झपक कर हृदय मुंह को आ गए। सब और बुरी तरह डर गए। अशोक निश्चल और मौन अमिता की ओर देखता रहा। अब छोटी सी बालिका से बोले तो क्या बोलें और समझाएं तो क्या समझाएं। वह चुपचाप मौन उसे देखता रहा। अशोक के स्तब्ध मौन मुद्रा को उपेक्षा और अवज्ञा समझकर अमिता खिन्नता से बोली। अमिता ने समझा कि यह अशोक मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहा है, मेरे आदेश को नहीं मान रहा, मेरी उपेक्षा कर रहा है। तो बड़े दुखी होकर बोली,
तुम हमारा आदेश नहीं मानोगे और हमारा आदेश सबको मानना चाहिए। हम कलिंग की राजेश्वरी हैं, हम प्रजा की माता हैं। तुम हमारे साथ आओ, हम अशोक को बांध कर लाएं। अशोक के ओंठ विस्मय से खुल गए और विस्मय से आत्मविस्मृत सा उसका स्वर सुनाई दिया, तुम कलिंग की महारानी हो? अमिता ने सिर के संकेत से स्वीकार किया, हाँ, हम कलिंग की महारानी हैं। तुम हमारे साथ आओ, हम दुष्ट अशोक को बांधने जा रहे हैं। अशोक प्रजा से छीनता है, प्रजा को डराता है, प्रजा को मारता है। विजयी सम्राट 2 पल काष्ठवत मौन खड़ा रहा। सम्राट जो थे वीर सम्राट विजयी सम्राट अशोक लकड़ी की भांति काष्ठवत लकड़ी की भांति मौन चुपचाप खड़ा रहा। बोलूं तो क्या बोलूं, जवाब दूं तो क्या जवाब दूं। फिर पूछा, तुम कौन हो? अशोक ने मंत्रमुग्ध की भांति उत्तर दिया, सम्राट अशोक। अमिता के नेत्र बाल विस्मय से फैल गए। वह बोली, तुम अशोक हो? तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम प्रजा से क्यों छीनते हो? तुम प्रजा को क्यों डराते हो? प्रजा को क्यों मारते हो? तुम्हें क्या चाहिए? अशोक निश्चल निरुत्तर रहा। अमिता अशोक की ओर एक कदम बढ़ गई और आग्रह स्वर में बोली, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है? क्या तुम्हारे पास वस्त्र नहीं है? क्या तुम्हारे पास खिलौने नहीं हैं? तुम्हें क्या चाहिए? हमारे पास सब कुछ है, आओ हम तुम्हें सब देंगे। अमिता एक कदम और आगे बढ़ी। उसने अशोक का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले चली। दुर्दांत सम्राट अमिता के साथ रस्सी में बंधे पालतू पशु की तरह भांति चलने लगा और उसके पीछे मगध के दर्प से उन्मत्त सामंतों का विस्मित समूह उनके पीछे कलिंग के प्रासाद के लोग बालिका के प्रति भय और चिंता से आतुर खींचे जा रहे थे। अमिता सम्राट को सूने राजभवन में ले गई। अमिता ने हाथ पकड़ लिया अशोक का और अंदर ले गई। पीछे पीछे सभी लोग आ गए। राजसभा भवन में सिंहासन के चारों ओर कई पुतलियां पड़ी थी। दीवारों के साथ भी कई प्रकार के खिलौने, मुरझाए हुए फूल और बर्तनों में मिष्ठान रखे हुए थे। स्टूडेंट, हमने ये इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं, समझते हैं। अगले वीडियो में मैं इस उपन्यास के अगले अंश को समझाऊंगी। ठीक है।